नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में आपका फिर स्वागत है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें जो पहली यूनिट है वो हिंदी भाषा, उसका इतिहास और उसकी विभिन्न उपभाषाओं को लेकर है। तो आज उसी पर मैं कुछ बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी जिस भाषा का कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का जो समय है मोटे तौर पर माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो काल है वो संस्कृत का काल है। इसमें संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत के भी दो रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि, व्यास, माघ, अश्वघोष, कालिदास आदि की रचनाएं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, किंतु कुछ क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी। मुख्य रूप से हम 3 बोलियों का उल्लेख करना चाहेंगे: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वी। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफी बदल गई। ध्यान रखना, 500 ईसा पूर्व में संस्कृत का रूप परिवर्तित हो गया और जो नया रूप संस्कृत का आया उसे पाली की संज्ञा दी गई। इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इसी भाषा में की गई है। ध्यान रखना, चाहे जातक कथाएं हों या जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो पाली में ही रचे गए। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई। ध्यान रखना, संस्कृत के युग में जो 3 बोलियां थीं, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी, तो यहाँ पर एक और बोली जुड़ी, दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हो गई और 500 ईस्वी तक, ध्यान रखना, 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक नहीं, ईस्वी तक इसका रूप फिर परिवर्तित हुआ और जो नई भाषा बनी उसे प्राकृत कहा गया। ध्यान रखना, जो जैन साहित्य है पूरा प्राकृत में ही रचा गया है। बौद्ध साहित्य पाली में, ब्राह्मण साहित्य संस्कृत में और जैन साहित्य प्राकृत में। यहाँ पर जो बोलियों की संख्या थी उनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ। मुख्य रूप से अब ध्यान चाहूँगा आपका, क्योंकि हम धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। एक बार फिर दोहरा दूं, संस्कृत, उसके 2 रूप है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। एक बार फिर से, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत, 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक पाली, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत और 500 से 1000 तक अपभ्रंश। आज से प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत में 5 रूप थे जो धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। इसमें यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का विकास प्राकृत से ही हुआ है। अब आप ध्यान रखना, अपभ्रंश के रूप और उनकी भाषाएं जो मैं बताना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर लें।
अपभ्रंश के रूप हैं सौरसैनी, पैशाची, ब्राचण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। आप इसको एक बार फिर सुने। सौरसैनी, पैशाची, ब्राचण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। अब इन 6 अपभ्रंश भाषाओं से जो आधुनिक भाषाएं निकली, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जरूर लिखें। सौरसैनी से जो भाषाएं निकली हैं वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। ब्राचण से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा क्षेत्र का विकास जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 के अंतर्गत 10 बोलियां हैं। इसको भी आप नोट करें। पूरे हिंदी बेल्ट में जहाँ हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है, मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इस क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया। इसमें कुल 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 10 बोलियां हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहा जाता है। जयपुरी को मेवाड़ी भी कहते हैं। पहाड़ी जो उपभाषा है उसकी दो बोलियां हैं। पश्चिमी पहाड़ी जो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और मध्यवर्ती पहाड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण है 5वीं उपभाषा है बिहारी। बिहारी को 3 बोलियों में बांटा गया है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मुख्य रूप से इनमें खड़ी बोली, ब्रज और अवधी और भोजपुरी, इन बोलियों में काफी साहित्य लिखा गया है। अब खड़ी बोली की चर्चा करते हैं। खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग है उसके 2 अर्थ हैं। एक तो साहित्यिक हिंदी, जिनमें अधिकतर साहित्य रचा गया और रचा जा रहा है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। और दूसरा अर्थ है, इसको कौरवी का नाम भी दिया गया है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ भी विवादास्पद है। विद्वानों ने इसे अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी मतलब शुद्ध, प्योर माना है, तो दूसरों ने खड़ी, जो खड़ी पाई लगती है, आ की मात्रा जैसी है, तो जैसे उसमें हम बोलते हैं आ गया, चला गया, बड़ा, था, का, मतलब जो बड़े आ की मात्रा है वो उसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया। इसका ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। जो अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के हमने बताया अभी उत्तरी रूप से हुआ है और इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और यहाँ है। मतलब लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें अनेक लोक साहित्यकार पैदा हुए और लोक साहित्य रचा गया।
दूसरा जो महत्वपूर्ण बोली है ब्रज भाषा, चूंकि इसको भाषा कह दे, क्षेत्र विस्तृत होने के कारण और अधिकतर साहित्य रचा जानने के कारण इसको हम भाषा कहने लगे, जबकि ये बोली है। ब्रज का जो पुराना अर्थ होता है वह होता है चारागाह, मतलब पशुपालन के करने वाले लोगों के बीच में जिस बोली का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रज भाषा कहा गया। इसका जो क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मतलब ये उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे बृहद और सबसे श्रेष्ठ साहित्य ब्रज भाषा में रचा गया। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतलब अधिकांश कवि, भक्ति काल के कवि और रीति काल के कवियों में और आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा में ही इसकी रचना होती रही। एक और बोली है हरियाणी, हरियाणवी भी कहते हैं इसको। हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति कई लोग बताते हैं कि इसका मतलब होता है हरि धन यान, यानी कृष्ण का यान इधर से गुजरा था या कृष्ण जो गए थे तो यहाँ से गए होंगे। खैर ये अलग बात है। कुछ लोग हरियाणा को मतलब हरि अरण्य से भी जोड़ते हैं, मतलब भगवान का वन, तो ये अलग बात है। हरियाणी का विकास उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी। इस बोली को खड़ी बोली या पंजाबी में प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उससे प्रभावित माना जा सकता है। साहित्य इसमें लिखा गया है, केवल लोक साहित्य की रचना इसमें हुई है। एक और बोली है जो हमारे क्षेत्र की बोली है बुंदेली। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के क्षेत्रों को बुंदेलखंड कहते हैं। यहाँ पर जिसके जो क्षेत्र हैं, झांसी है, जालौर है, हमीरपुर है, ग्वालियर है, सागर है, नरसिंहपुर है, सिवनी, मतलब ये जो क्षेत्र है ये बुंदेली का है और इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में भी लोक साहित्य काफ़ी लिखा गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिक युग में बुंदेली में एक बहुत महान कवि को बुंदेली ने जन्म दिया, ईसुरी। ईसुरी की जो भाग हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। मुझे याद आ रहा है कि गंगा तट पे मरे ईसुरी, दाग बघौरा दीजे, तो इस तरह से उनने लिखा है बुंदेली में। इसके अलावा जो आल्हा खंड, जगनिक का जो आल्हा खंड है उसका जो आधुनिक रूप हमारे सामने है वो बुंदेली में ही। अवधि, इस बोली का जो केंद्र है वो अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र है और इसमें भी काफ़ी विस्तृत साहित्य लिखा गया। खासतौर से अधिकांश जो सूफी कवि हुए हैं, जैसे मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, जायसी हैं, उस्मान हैं, ये सब अवधि में लिखते रहे। और अवधि का सबसे बड़ा नाम तुलसीदास, खासतौर से उनकी महान कृति रामचरितमानस, जिसने अवधि को जन जन की भाषा बनाने का प्रयास किया और भाषा बना दिया। तो अवधि में काफ़ी साहित्य लिखा गया, लोक साहित्य भी लिखा गया। बघेली भी एक भाषा है। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा और आसपास का जो इलाका है वो बघेलखंड कहलाता है और यहाँ की जो बोली है उसको बघेली या बघेलखंडी कहते हैं। इसका उद्भव जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मेन आपको समझना ये है कि कौन सी बोली का कौन सी उपभाषा और कौन सी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ। इसको आप चार्ट बना लें, आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके फिर से आप पीछे फिर से दोबारा से देख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी भाषाएं हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि 10-15 मिनट में आपको बात बता दूं, लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा विस्तृत है, तो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अब मेरा उद्देश्य ये है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को क्रम से आपको बताऊं। तो आप
इस वीडियो को देखिए और बाकी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको किसी दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगा। और जो हिंदी साहित्यिक रचनाएं हैं उन पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो उसको आपने देखा, सुना, काफ़ी अच्छा लगा। और अब आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक वीडियो और दूँ नागार्जुन के ऊपर। नागार्जुन की एक कृति है बादल को घिरते देखा है, जो कविता है वो आपके कोर्स में है, तो मैं उसे भी आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।